गुड मॉर्निंग। हम रॉयल्टी में नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, इंटरप्रिटेशन इन वर्क ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकआउट। अर्थात इसका अर्थ होता है कि यदि किसी कंपनी में या खान के संबंध में कोई स्ट्राइक हो जाती है या लॉकआउट हो जाता है और उसके आधार पर हम कार्य में निर्बाध गति से कार्य नहीं कर पाते हैं। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि खानों के संबंध में या हम कंपनियों के संबंध में बात करें तो ऐसी स्थिति में कई बार मज़दूर जो होते हैं वह स्ट्राइक पे चले जाते हैं, या लॉकडाउन हो जाता है, या लॉकआउट हो जाता है, या कोई ऐसा नेचुरल आपदा आ जाती है जिससे कि कार्य को बंद करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में लेसर और लेसी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि आवश्यक नहीं कि जो लॉकडाउन का समय है या लॉकआउट का समय है या स्ट्राइक का समय है उसमें पूरा का पूरा उत्पादन प्राप्त हो। तो लेसी इस बात के लिए लेसर को एग्री करवाता है कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका जो पेमेंट किया जाएगा वह एक्चुअल रॉयल्टी का किया जाएगा कि जो प्रोडक्शन बेसिस पे हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे मिनिमम रेंट का पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो पहली कंडीशन हो गई कि लेसी के द्वारा लेसर को ये कहा जाए कि कार्य की निर्बाध गति नहीं होने पर, चाहे स्ट्राइक की वजह से या अन्य किसी वजह से, तो ऐसी स्थिति में जो रॉयल्टी का पेमेंट होगा वह केवल उत्पादन के आधार पर ही किया जाएगा, मिनिमम रेंट नहीं दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जितने समय तक स्ट्राइक चली है या लॉकआउट रही है खान, तो ऐसी स्थिति में उतने समय का अनुपातिक मिनिमम रेंट कम पे किया जाएगा। दूसरी स्थिति ये है। और तीसरी स्थिति कोई दूसरी स्थिति भी हो सकती है। तो मुख्य रूप से ये कहने का अर्थ है कि लेसर और लेसी के बीच में ये एग्रीमेंट हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मिनिमम रेंट समय के अनुपात में कम करना है तो वह मिनिमम रेंट कम हो जाएगा। वो आपको इस एक अगले जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है उसमें मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें ये दिया हुआ है, राम टुक अ माइन ऑन लीज फ्रॉम हरी फॉर 5 years एट रॉयल्टी 1 रुपीज़ पर टन सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट 4,000 रुपये। मिनिमम रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी इज रिकवर्ड फ्रॉम एक्सेस वर्किंग इन नेक्स्ट 3 years सक्सीडिंग द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एक्सेस वॉज पेड। इन इवेंट of strike the minimum rent will be reduced proportionately in relation to time lost। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रॉयल्टी की रेट है वह 1 रुपये प्रति टन है, और अगर कोई स्ट्राइक होती है तो ऐसी स्थिति में प्रोपोर्शनेटली टाइम के अनुसार वह कम कर दी जाएगा, मिनिमम रेंट कम कर दिया जाएगा। और अगर हमारी किसी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग हुई है तो ऐसी स्थिति में अगले 3 वर्ष तक हम उसको रिक्यूब कर सकते हैं। और फिर आपको कह रहा है, द फर्स्ट ईयर रेस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेंट वाज पेबल एंड ऑन 31 मार्च 2014। द एक्सेस पेड रेस्पेक्ट ₹4,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर 2,500 रुपये, और द एक्चुअल रॉयल्टी वर थर्ड ईयर अमाउंटेड 5,750 और चौथे वर्ष में 2,500 रुपये। इस प्रकार से आपको दे रहा है। और ये कह रहा है कि चौथे वर्ष में स्ट्राइक हुई थी जिसकी वजह से केवल 146 दिन के स्ट्राइक लास्ट फॉर 146 डेज स्ट्राइक रही, और 5th ईयर में आपकी 8,000 की रॉयल्टी बनी है। तो अब आप देखिए कि मिनिमम रेंट 4,000 रुपये है, तो मिनिमम रेंट 4,000 4,000 4,000, लेकिन तीसरे वर्ष में हम 4,000 इंटू 146 अपॉन 365 करेंगे तो 2,400 रुपये निकलेंगे। ये एक तरह से वर्किंग नोट बना करके आपके रॉयल्टी का मिनिमम रेंट का अमाउंट आपको अनुपातिक रूप से कम करना पड़ेगा, और 5वें वर्ष में 4,000 ही देना है। अब आपको ये कहा गया है कि पहले वर्ष में रॉयल्टी बिल्कुल नहीं बनी, क्योंकि आपको ये कह रहा है कि द एक्सेस पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर व 4,000 रुपये एक्सेस पेड करने पड़े, तो शॉर्ट वर्किंग हुई है एक तरह से, तो रॉयल्टी कुछ नहीं हुई है। सेकेंड ईयर में आपको एक्सेस पेड की 2,500 रुपये कह रहा है, तो इसका मतलब रॉयल्टी 1,500 रुपये हुई है। आप 4,000 में से 2,500 घटा देंगे तो 1,500 रुपये की हो जाएगी। और फिर दे रहा है, द एक्चुअल रॉयल्टी वर थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष में 5,750 रॉयल्टी बनी है, और चौथे वर्ष में 2,500 बनी है, और 5वें वर्ष में 8,000 बनी है। अब आपके पास मिनिमम रेंट और एक्चुअल रॉयल्टी आ गई है। इसके आधार पर हम शॉर्ट वर्किंग निकाल लेते हैं, रिक्यूब्ड अनरिक्यूब्ड अमाउंट
निकाल लेते हैं और शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो ये आप अपने आप करने की कोशिश करना, और इसके संबंध में आपको ये सारे अकाउंट भी दिए हुए, अकाउंट भी सेकंड पेज पे दिए हुए, करने की कोशिश करो। मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रही हूँ आपके सामने। हाँ, ये आप एक इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 बड़ा अच्छा है। इसमें है ना आप लोगों को जो दिया हुआ है, ये कह रहा है कि राम एक्वायर अ माइन ऑन 1 अप्रैल 2013 ऑन लीज फ्रॉम श्याम फॉर द पीरियड 10 ईयर एट द रॉयल्टी ऑफ 3 रुपीज पर टन। कॉल प्रोड्यूस मिनिमम रेंट 4,500 फर्स्ट ईयर, इंक्रीज बाय 1,500 पर ईयर टिल 15,000 is reached. Short working of any year may be recouped out of excess working. It is the following 2 year only. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि 10 वर्ष के लिए राम ने कोई माइन एक्वायर की है और 3 रुपये प्रति टन रॉयल्टी है, और 4,500 पहले वर्ष में है आपकी रॉयल्टी, और 1,500 रुपये प्रत्येक रॉयल्टी नहीं सॉरी मिनिमम रेंट, और 1,500 रुपये प्रत्येक वर्ष में मिनिमम रेंट बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मिनिमम रेंट पे आ जाए। 2014 से 18 तक 4,500, 6,000, 7,500, 9,000 और 10,500। इसके बाद में आपको कह रहा है 3 रुपये प्रत्येक टन पर रॉयल्टी बनती है। तो आपके सामने रॉयल्टी का प्रोडक्शन भी दे रहा है 500, 1,000, 2,250 और तो इन सबको हम गुणा कर देंगे 3 × 500 3, और इस प्रकार से आप रॉयल्टी निकाल लेंगी। इसके बाद में आपकी शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग दी हुई। तो आप शॉर्ट वर्किंग निकाल के देखिए तो -3,000 हो रहे हैं, फिर -3,000 हो रहे हैं, -750 हो रहे हैं, +1,500 +4,500। यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जैसे कि पहले हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आप लास्ट की जो लाइन पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छी बात आई है। वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर राम डिसाइड टू नॉट टू कैरी फॉरवर्ड एज एन एसेट एनी शॉर्ट वर्किंग। ये कह रहा है कि राम ने डिसाइड किया, हालांकि ये ऊपर कहा गया है कि किसी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग होती है तो अगले 2 वर्षों में फॉलोइंग 2 ईयर में आप रिक्यूब कर सकते हैं, लेकिन राम डिसाइड कर रहा है कि पहले वर्ष में किसी प्रकार की शॉर्ट वर्किंग को हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो आपको ये दे रहा है कि जो 4,500 रुपये जो आपके 3,000 रुपये की जो ये दी हुई है शॉर्ट वर्किंग, वह आपके बैलेंस में नहीं दिखाएंगे बल्कि उसको नील कर देंगे। इसको इसी वर्ष में हम क्या कर देंगे, P&L में डाल देंगे। सेकेंड ईयर के संबंध में आपको कह रहा है कि इन सेकेंड ईयर 4,500। अब सेकेंड ईयर में है ना आप लोगों का वास्तव में देखा जाए तो 3,000 ही बैलेंस है। सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग 3,000 है, लेकिन वो कह रहा है 4,500 रुपये ले जाने हैं। तो 1,500 रुपये आप डेबिट बैलेंस में P&L हस्तांतरित न करके क्रेडिट साइड में P&L कर देंगे। तो वैसे हम लोग जो एंट्री करते थे वह एंट्री हो जाती थी P&L अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। आज आपके उल्टा हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू P&L हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर देना आप लोग। और वैसे मैं अकाउंट में भी अभी आपको समझाऊंगी। और नेक्स्ट आपको ये कह रहा है इन थर्ड ईयर 3,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड करना है। तो 3,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अब आपके पास जो 4,500 रुपये हैं, 4,500 रुपये में से आपके 3,000 कैरी फॉरवर्ड करने हैं, और 4,500 में अगर हम जोड़ देते हैं 750 रुपये और हो गए तो 5,250 रुपये। 5,250 रुपये में से 3,000 रुपये आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है, तो बाकी 5,250 में से 3,000 लेस कर दीजिए तो 2,250 आपके डेबिट में P&L में आ जाएगी। और इसके बाद में आपको ये दे रहा है कि जो 3,000 रुपये आपका क्लोजिंग बैलेंस शॉर्ट वर्किंग का बना है, अब आपके एक्सेस वर्किंग हो गई 1,500 रुपये। 1,500 में से आपके जो 3,000 है उसमें से आपकी जो 3,000 थे उसमें से 1,500 रुपये तो आप रिक्यूब कर देंगी, और 750 आपके क्या हो जाएंगी, अनरिक्यूब हो जाएगा। फिर आपको कह रहा है अब 1,500 और 750 अनरिक्यूब हो गया क्योंकि 2 वर्ष आपके ख़त्म हो रहे हैं। तो अब आपका पुराना बैलेंस जो था वह 3,000 में से 2,250 तो यूँ हो गए रिक्यूब एंड अनरिक्यूब में, बाकी बचा बैलेंस आपका 750। अब लास्ट ईयर में आपके 4,500 रुपये एक्सेस हो रहे हैं, लेकिन हम केवल 750 ही रिक्यूब कर पाएंगे। तो अब आप लोग देखो पेमेंट में भी आ जाइए। पेमेंट में आप लोग देखेंगे लास्ट ईयर में
1500 में से 15,000 में से केवल 750 ही हमने रिक्यूब किया है, तो 14,250 आपके क्या हो जाएगा, एक्चुअल पेमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअल पेमेंट में मैं पहले वर्ष से वापस बता रही हूँ। पहले वर्ष में आपके मिनिमम रेंट पेमेंट होगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग है, दूसरे वर्ष में भी मिनिमम रेंट पेमेंट होगा, तीसरे वर्ष में भी और चौथे वर्ष में, क्योंकि सब में शॉर्ट वर्किंग थी। लेकिन चौथे वर्ष में हालांकि एक्सेस वर्किंग है, लेकिन 1500 रुपये आपके क्या हो गए, रिक्यूप में काम आ गए, तो आपके 9,000 रुपये ही चौथे वर्ष में एक्चुअल पेमेंट होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करते रहना है। और इसके बाद में इसके अकाउंट दिए हुए हैं। एक चीज़ और दी हुई है आपके, नेक्स्ट हेडिंग सब लेटिंग, सब लेटिंग या सब लीज। सब लीज का मीनिंग होता है कि जैसे मैंने कोई खान किराए पर ली है, कोई धातु निकालने के लिए, लेकिन उस खान में इतना वर्कआउट है कि मैं उसको अकेले नहीं संभाल पा रही, तो मैं किसी तीसरे पक्ष को भी इस खान को दे सकती हूँ। तो मेन जो लैंडलॉर्ड होगा जिससे मैंने ली वो हो जाएगा, मैं उसके लिए लेसी हो जाऊंगी। और मैं अगर थर्ड पार्टी को दे रही हूँ तो थर्ड पार्टी के लिए मैं लेसर हो जाऊंगी और थर्ड पार्टी मेरे लिए क्या हो जाएगी, लेसी हो जाएगी। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो मैं फर्स्ट लेसी हूँ, तो मैं जब अकाउंट बनाऊंगी तो मेरा जो थर्ड पार्टी वाला जो लेसी है उसका प्रोडक्शन और मेरा प्रोडक्शन दोनों जोड़ करके बनाऊंगी, और दोनों जोड़ करके एक एनालिटिक टेबल बनाऊंगी। और जो मेरे द्वारा जो लेसी क्रिएट हुआ है वह अपना अलग से एनालिटिक टेबल तैयार करेगा और मुझे लेसर मानते हुए अकाउंट बनाएगा और मैं उसे लेसी मानते हुए अकाउंट बनाऊंगी। इसी प्रकार से जो मेरा लेसर है वो केवल मेरे अकाउंट बनाएगा, क्योंकि मैं जो एनालिटिक टेबल बनाऊंगी उसमें मैं अपना भी उत्पादन दिखाऊंगी और मेरे जो लेसी जो थर्ड पार्टी है उसका भी जोड़ करके दिखाऊंगी, तो वह केवल मेरे अकाउंट बनाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका समझा देती हूँ कि इसमें किस प्रकार से होता है। चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं।